हेलो प्यारे बच्चे, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में स्वागत है, आदाब है, सलाम है। तो मैं आप सभी के लिए फिर से जो है नेक्स्ट चैप्टर लेकर हाजिर हो गया हूँ। नन हिंदी जो कक्षा 10वीं के बच्चे अपना एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए हमारा 5वां चैप्टर है। देख सकते हैं आप लोग, 5वां जो चैप्टर है हुंडरू का जलप्रपात, ठीक है, यानी हुंडरू का जलप्रपात, जो आपके नन हिंदी के चैप्टर का 5वां चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर को पहले ही पढ़ा दिया है, जो कि एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है। और बच्चे के डिमांड भी आ रहे थे, सर काफ़ी लेट हो रहा है, इसलिए आप फटाफट पढ़ाइए, है ना। तो मैंने सोचा और जल्दी आपके लिए फटाफट आपका जो क्लास कराया जाए, है ना, जिससे कि क्या होगा कि आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, आपको मालूम है, जो भी बच्चे अगर नए होंगे तो मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद बुक से पढ़ाता हूँ, यानी कि जिस तरीके से अगर 20 से भी कोई क्वेश्चन पूछे ना तो वो ना छूटे। तो मैं आपको बुक से भी पढ़ाता हूँ। उसके बाद क्या होता है, मैं आपके उस बुक से जितने भी ऑब्जेक्टिव भी आए पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, उसका मैं आपसे टेस्ट लेता हूँ। जैसे मैंने पढ़ा लिया, उसके बाद भी आए ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेता हूँ उस चैप्टर का। उसके बाद उस चैप्टर के जितने भी सब्जेक्टिव होते हैं ना, उसका सब्जेक्टिव आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है, जिससे कि एक बेहतरीन आपका तैयारी हो जाए और एक अच्छा आपका मार्क्स आ जाए, है ना। तो मैं हर एक चैप्टर का इसी तरीके से तैयारी कराता हूँ। मैं बता दूँ, हमारे चैनल पे अभी जो वीडियो देख रहे होंगे ना, तो मैथिली वाले बच्चे देख रहे होंगे और उर्दू में जो मुस्लिम होंगे वो देख रहे होंगे, है ना। तो उर्दू का भी इसी तरीके से मैं तैयारी कराता हूँ। अगर जो भी मुस्लिम बच्चे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, ठीक है। और मैथिली वाले बच्चे, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर देखिए हर एक सब्जेक्ट का आपको तैयारी मिल जाएगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का हमारे चैनल पर आपको तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है और मिल ही रहा है। जिसे इसलिए अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्त को भी बता दीजिए, ठीक है बाबू। तो ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए। जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो उसका पीडीएफ, यानी कि जो मैं नोट्स भी बनाता हूँ, उसका पीडीएफ लेने के लिए आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ना, उसके डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइएगा। और ज्वाइन होने के बाद मैं जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा। और सबसे एक बड़ी बात, जैसे ही देखिए, ये तो मैंने इसका बता दिया कैसे लेना, लेकिन जैसे ही मेरा चैप्टर खत्म हो जाए तो मैं तो कर ही देता हूँ, लेकिन और जितने चैप्टर आपके छूट गए उसको कैसे पढ़ें आप, तो उसको पढ़ने के लिए मैं जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, उसके डिस्क्रिप्शन में जो है हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्वेश्चन से लेकर वीवीआई ऑब्जेक्टिव तक का। वहाँ मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा, सारा वीडियो जाके आप देख लीजिएगा जो भी आपका छूट गया होगा। और मैं चैलेंज देता हूँ, अगर आप मेरी क्लास अटेंड करके आप जो टेस्ट देते हैं ना वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके बुक से, आप यानी कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर जितना भी हो ना, उस सारा का आप आंसर ईजिली दे सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, है ना। तो आप ध्यान से रखिएगा, तो जब भी आए कि टाइप में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको हर एक चीज़ करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव आप देखिएगा, जब मैं टेस्ट लूंगा आपको कराऊंगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा जो ये चैप्टर है हुंडरू का जलप्रपात, देखिए हमारा जो ये चैप्टर है हुंडरू का जलप्रपात, तो आपको मालूम होना चाहिए हिंदी और उर्दू वगैरह में क्या होता है। सबसे पहले जरूरत होता है उस चैप्टर का नाम, और उस चैप्टर का जो लेखक कौन है और कौन सी विधा है, यानी निबंध है, कविता है, क्या किस चीज़ के बारे में लिखा गया, कैसा लिखा गया, तो वो सबसे ज़्यादा अहम याद जरूरी होता है बच्चे को याद करने के लिए, है नहीं। तो पहले हम समझते हैं हमारा जो ये चैप्टर है हुंडरू का जलप्रपात। कौन सा चैप्टर है बाबू? हुंडरू का जलप्रपात। तो हुंडरू का जलप्रपात है, उसके लेखक कौन है? लेखक या रचिता या रचनाकार, तीनों एक ही बात होता है। रचनाकार, रचयिता और जो लेखक, तीनों एक ही होते हैं, यानी कि जो लिखा है उस चैप्टर को वो, ठीक है, जाने कि उस पार्ट को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, उसको मैं समझाता हूँ, उसके बाद जो चैप्टर उसको मैं शुरू करता हूँ आपको पढ़ाना एकदम मज़े से, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन मज़ा आने वाला है। एग्ज़ाम के एकदम बेहतरीन तरीके आपको जो है यहाँ पर तैयारी होने वाली है। देखिए, कहावत आपने सुना ही होगा कि लोग सब्र का फल मीठा होता है ना। तो आप अगर अच्छे से तैयारी कीजिएगा, थोड़ा सा वेट करके अच्छे से लॉन्ग है तो तैयारी करते हैं और वीडियो हमारी पूरी देखते हैं ना, तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। मैं आपको जो है हर एक डाउट क्लियर कराने वाला हूं, ठीक है। और आपको हर एक इतना भी आए होते हैं उन सब चीज़ों को मैं कराने वाला, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक, और जितने भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग एकदम बेहतरीन से दिल लगा के पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अहम है, क्योंकि 100 नंबर का पूछा जाता है, आपको भी मालूम है ना। साइंस हो गया तो उसमें बुक्स मिक्स रहते हैं, लेकिन ये जो है चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। जो ज़रूरत की चीज़ें आपको उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम देखते हैं फिर इसको, ठीक है।
हमारा चैप्टर है हुंड्रू का जलप्रपात। हुंड्रू का जलप्रपात, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि हुंड्रू का जलप्रपात के लेखक कौन है। और जो चैप्टर है उसके लेखक कौन होगा ना, कौन है मालूम होना चाहिए ना। तो देख लीजिए, इसके जो लेखक है कामता प्रसाद सिंह काम। कौन लेखक है बाबू? हुंड्रू का जलप्रपात जो हमारा चैप्टर है उसके लेखक कौन है? कामता प्रसाद सिंह काम। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। हुंड्रू का जलप्रपात के लेखक कौन है? लेखक हो, लेखक की जगह पर रचयिता हो या रचनाकार हो, सब बात एक ही, यानी जिसने चैप्टर को लिखा है, जिसने पाठ को लिखा है, ठीक है। आगे देख लीजिए, है सेकंड मैंने क्वेश्चन लिखा है कि कामता प्रसाद सिंह काम द्वारा रचित पाठ है, यानी कि उसने उस चैप्टर को जिसने लिखा है वो कौन सा चैप्टर है। देखिए मैंने उल्टा घुमा के पूछा है, तो देखिए कामता प्रसाद सिंह काम द्वारा रचित पाठ है तो हुंड्रू का जलप्रपात, यानी इसने कामता प्रसाद सिंह काम ने ही हुंड्रू का जलप्रपात लिखा ना। अब हुंड्रू का जलप्रपात को लिखने वाले कौन है, तो मैंने यहाँ पे घुमा के पूछ दिया कामता प्रसाद सिंह काम, है ना। दोनों बात देखिए, लेकिन घुमा के जरूर पूछता है। चलिए तीसरा भी देख लीजिए, कह रहा है हुंड्रू का जलप्रपात गद्य की कौन सी विधा है, यानी कैसा उसमें लिखा गया, किस चीज़ के बारे में कहानी वगैरह है, तो वही गद्य की कौन सी विधा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देख लीजिए, तो यात्रा वृत्तांत, ये जो है हुंड्रू का जलप्रपात है, गद्य की कौन सी विधा है, तो यात्रा वृत्तांत। ये बातें याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और याद करना चाहते हो तो अपने बुक से याद भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अहम है ये चीज़, ठीक है बाबू। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया जो इम्पोर्टेंस होता है, जो कि लेखक का नाम। लेकिन अब हम लोग पाठ में चलेंगे हुंड्रू के जलप्रपात में कि ये कैसा चैप्टर है, इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात किया गया है और इसमें क्या इंटरेस्टिंग वाली बात है। तो मैं आपको बता दूं, ये हुंड्रू का जलप्रपात है, एक पहाड़ होता है, एक जो होता है पर्वत होता है उसके बारे में, एक जो झील होता है उसके बारे में है। इसमें जो लेखक जो कामता प्रसाद जी काम जाते हैं देखने के लिए हुंड्रू का झरना, यानी हुंड्रू का जलप्रपात जो है, हुंड्रू का झरना देखने के लिए जाते हैं लेखक, जाते हैं तो रास्ते में इतनी मधुर पक्षियों की आवाज़ें मिलती है और रास्ता इतना मस्त रहता है, जंगल वगैरह एकदम मस्त रहता है, स्वागत में जंगल रहता है, जंगल एकदम घनी रहता है, तो देखने में एकदम सुहाना लगता है वो रास्ता, ठीक है। और जाते हैं जब वहाँ हुंड्रू के झरना के पास तो वो और खूबसूरत लगता है और उसके आगे का दृश्य भी एकदम ज़बरदस्त होता है। और जो झरना जो है ना, हुंड्रू का झरना, वो 243 फीट ऊंचा है, 243 फुट ऊंचा, उतने ऊपर से पानी गिरती है नीचे, ठीक है। लोग इसलिए वहाँ देखने के लिए जाते हैं। और ये हुंड्रू का जो झरना है ना, कहाँ है? छोटा नागपुर में। कहाँ है बाबू? छोटा नागपुर में, ठीक है। और छोटा नागपुर कहाँ है? तो झारखंड में है, ठीक है। और हुंड्रू का जो झरना है, आधा इसका जो जंगल है ना, झरना आधा इसका जंगल, तो एक और ये हजारीबाग में और एक और रांची में है, ठीक है। और ये रांची हो गया और हजारीबाग झारखंड में। तो चलिए हम अब बुक लेते हैं और पढ़ाते हैं। जो मैंने पढ़ा आपको बताया वो सारा का सारा वही रहेगा, लेकिन बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपका एक भी जो है डाउट या कोई क्वेश्चन हो सकता है जो 20 से आवे तो छूट जाए। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ आपका एग्जाम अधूरा, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे जो 20 से हो और आपको नहीं याद हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बुक लेता हूँ और आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने सब चीज़ क्लियर कर लिया है, एक बार देख लीजिए। तो चलिए इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हुंड्रू का जलप्रपात आपका चैप्टर है बाबू, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त है, हम लोग पढ़ेंगे। बस आप लोग क्लास को लास्ट तक अटेंड कीजिएगा बाबू, ठीक है। आपका हर एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक। और आप जरूर ऑब्वियसली देखिएगा, अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो आपको बहुत आसान रहेगा, एकदम मज़ा से आप इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ महंगी है और कोई चीज़ सस्ती है तो महंगी चीज़ खरीदिए, वो आपका 5 साल चलेगा। लेकिन उससे अगर 100 रुपया प्राइस उसका कम है या 200 रुपया प्राइस उसका कम है, जो सस्ती है उसको खरीदते हैं तो वो आपका 5 महीना 4 महीना चलेगा। इसलिए बेहतर चीज़ है क्या कि थोड़ी महंगी लो लंबा चले। तो लॉन्ग क्लास है लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा है, आपके एग्जाम में हर एक डाउट में आपका क्लियर करने वाला हूँ और एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए 20 से। तो वही है आपका लंबी, यानी कि थोड़ी लॉन्ग क्लास चलेगी लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। हुंड्रू का जलप्रपात यहाँ पे येलो कलर में लिखा हुआ है, कह रहा है सामान्यतः यात्रा वृत्तांतों में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। हुंड्रू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशेषताओं को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। और ये जो हुंड्रू का जलप्रपात है ना, किसके विशेषताओं को उभारता है, किसकी संस्कृति की विशेषताओं को, तो मैं आपको बता दूं आदिवासी लोगों के, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ लिख के। मैंने आपको बताया ना, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव से जाने वाला हो सकता है VVI, उन सभी को मैं लिख के आपको समझाऊंगा। और क्लास तो लॉन्ग होगी लेकिन इतना ज़बरदस्त होगा, आप एक बार अटेंड कर लेते हैं ना तो हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए हुंड्रू का जो है जलप्रपात किसकी संस्कृति की विशेषताओं को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है, तो आदिवासी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
यहाँ पे है आदिवासी, ठीक है बाबू, आदिवासी। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। हुंडरू का जो जलप्रपात है किसकी संस्कृति की विशिष्टताओं को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है, तो आदिवासी लोगों की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टि से पाठ उल्लेखनीय है। पहाड़, नदी, जंगल की स्वतंत्रता के साथ ही उस इलाके में आसानी से उपलब्ध अब्रक और कोयला खदानों का भी वर्णन है। और वहाँ जब रास्ते से जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो कोयला वगैरह होता है, अब्रक, सारा चीज़ वहाँ पे अवेलेबल रहता है। ठीक है, इस पाठ में बताया गया है। यानी प्रकृति के साथ ही मनुष्य के जीविका और श्रम की महत्ता का भी संयोजन है। पाठ में बहुलवादी संस्कृति, सामाजिक संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। झरने की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों का विशेषताओं का उद्घाटन से पाठ रोचक बन गया। यानी कि इसमें जो इस रास्ते में जो जाता है, इस चैप्टर में जो है नदी वगैरह हो गया, झरना वगैरह हो गया, उससे जो इस पाठ की सुंदरता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और प्राकृतिक जो भगवान के द्वारा दी रहती है ना, गुड या अल्लाह ईश्वर की तरफ से, तो जो प्रकृति की जो सुंदरता होती है जंगलों की, इतनी बेहद खूबसूरत लगती है, इससे और इस पाठ का जो है सुंदरता बढ़ जाता है और रोचक हो जाता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं फिर। अब छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। तो छोटा नागपुर मैंने आपको बताया था ना, छोटा नागपुर क्या चीज़ का टुकड़ा है, तो स्वर्ग का एक टुकड़ा है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये सब चीज़ आप नोट्स करते रहिएगा। ठीक है, छोटा नागपुर क्या चीज़ का टुकड़ा है, तो क्या जवाब दीजिएगा, स्वर्ग का एक टुकड़ा है बाबू। क्या चीज़ का, स्वर्ग का, याद रखिएगा। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव में, तो आप बता दीजिएगा छोटा नागपुर क्या चीज़ का टुकड़ा है बाबू, तो स्वर्ग का। ठीक, आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। जमीन में हरियाली, जो मैं पढ़ूंगा ना, तो जो समझाने वाला चीज़ होगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको मैं पढ़ाने के बाद आपको समझाऊंगा। ठीक है, जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। यानी जमीन पे हरियाली वगैरह है, आकाश में बादल वगैरह जो मंडरा रहता है, नीला वगैरह है ना, तो उसी तरीके से है। और पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़, पहाड़ों को देखकर धरती भी जो होता है उबड़ खाबड़ नहीं होता रास्ता, वही बोल रहा है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियाँ बलखाती बह रही है। और क्या होता है, गंदे जो नदियाँ में तो गंदे पानी भी जाती है, नदी वगैरह में है ना, तो तेज पानी चलती है। हाँ, जिन्होंने मैदान की छाती चीरी, और जिन्होंने मैदान, देखो अब पानी जाता है तो मैदान वगैरह को चीरते हुए जाती है, रास्ते उसी के रास्ते से जाता है ना। और पर्वतों का अंतर फोरा है, यानी पर्वत जो होते हैं बहुत बड़े, उसके अंदर से बीच बीच से भी जो पानी वगैरह निकलते हैं। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है। और अपना पेड़ पौधों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, यानी एकत्रित है। जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है, बेहतरीन सड़कें जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरद्दुद और विभाग को कम हुए पड़ा है, सांप की तरह भागी जा रही, और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं। और क्या होता है कि इसका जो रास्ता वगैरह एकदम बेहतरीन तो होता ही है। ठीक है, और ये जो जंगल वगैरह जो होता है, जंगली जानवरों को शरण भी देता है नहीं बाबू। तो वहाँ जब जा रहे हैं, कमता प्रसाद जी जो वही कह रहे हैं कि उनके साथ इन सभी चीज़ों का शोभा रहता है और मुसाफिर भी जा रहे होते हैं। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है, यानी कि वो लोग खुशी मना रहे हैं। आसमान में बादल आँख मिचौनी खेल रहे हैं। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज़ के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकने से पेड़ों की शाखा शाखा गुलजार है। और जब वहाँ पे देखिए आसमान में तो होता ही ये बादल छाया रहता है, लेकिन उस रास्ते से जब जाते हैं तो क्या होता है, कोने कोने से जंगली जानवरों की आवाज़ आती है, जो वो लोग बोलते हैं। तो और पक्षियों की विचित्र आवाज़, यानी कि एकदम सुरीली आवाज़ भी देखने को सुनने को मिलती है। ठीक है, हाँ, और वहाँ से क्या होता है कि जानवर भी जो कोने कोने से आवाज़ आती है, इतना प्यारा टकरा कर आवाज़ आता है कि सुनने में पक्षियों की आवाज़ भी एकदम मधुर लगती है। और वहाँ की शाखा शाखा गुलजार है। सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखरते चलती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वास्थ्य शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियाँ कल कल छल छल स्वर में बहती है तो किनारे पर के रहने वाले को अमृत बांटती जाती है। झरने सतत झर झर कर आँखों को तरी तथा नमी कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। अब वहाँ का जो जाते हैं वहाँ पर तो सुंदर जलवायु होता है। ठीक है, धीरे धीरे वगैरह हवा वगैरह डोलता है तो एकदम वहाँ पर स्वास्थ्य के लिए भी एकदम फायदेमंद होता है। और वहाँ पे नदिया के पास जो लोग बैठे रहते हैं तो वहाँ हवा चलते हैं, तो जो हवा चलते हैं ना तो एकदम बेस्ट जो लोग क्या करते हैं, उसके छांव से, उसके ठंड जो होते हैं, धूप रहती है तो ठंड में वो लोग छांव के पास चले जाते हैं। ठीक है, और जो एकदम ठंडा ठंडा हवा खाते हैं तो एकदम मस्त रहता है नज़ारा वहाँ का, वही कह रहा है।
और लोग आँख से देखते हैं वगैरह, उसका नज़ारा तो ज़बरदस्त होता है। खानों में कोयला और अबरक, वहाँ जो खान रहते हैं वहाँ उस रास्ते में, तो खानों में कोयला, खाना जो होता है बहुत बड़ा होता है, उसमें कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, और जंगल में जो अलग अलग तरह के लकड़ी भी होते हैं, फूल फुनगियों पर नाचती तितलियाँ, और फूल फुनगियाँ जो होता है जंगल के जो पेड़ पे उस पर नाचती रहती है। फल भार से झुके जा रहे हैं, और फल जो होते हैं एकदम उसमें फल लदा हुआ तो नीचे की ओर झुका जा रहा है। शोभा संपन्न अवर्णीय घाटियाँ, सुषमा की सरदर्शनी नदियाँ, हरीति मवाले मनमोहक मैदान, मन पर जातू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर है। यानी हर एक चीज़ यहाँ पे एकदम बेहतरीन हर एक चीज़ है, और यह इसमें जो है हर एक चीज़ की उपलब्धता है, यानी बेहतरीन शोभा है, हर एक चीज़ है, जंगल से लेकर हर एक चीज़। जंगल तो है ही इसमें कि रास्ते में जाते हैं तो जंगल वगैरह में टहनियाँ वगैरह रहती है, उस पर तितलियाँ वगैरह और बहुत सी चीज़ें रहती है उसमें, ठीक है। और इन सब के बीच में यह छोटा नागपुर है, यह छोटा नागपुर, इन सब छोटा नागपुर में ये सब चीज़ें हैं। एक और पृथ्वी अपनी कोस को बदल रही है, तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। यानी पृथ्वी अपने कोस को बदल रही है, यानी अपनी तरफ से, तो वह कोयला बनकर, यानी आग जो होता है ना, वो इस तरीके से एग्जाम्पल दे रहा है कि नहीं। तो कोयला से ही क्या करता है, लोग अपने घर के अंदर जाके सोना ला रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ जलाता है जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है, तो वह अबरक बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रही है। तो अबरक बनकर भी क्या करते लोग, दुनिया का श्रृंगार कर रहे हैं, चमका रहे हैं। अपने निरंतर संघर्ष से नदियाँ पत्थरों को खराद एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है। और अपने निरंतर संघर्ष की नदियाँ जो पत्थरों को खराद यानी पत्थर जो होता है नदियाँ वगैरह, तो धीरे धीरे जो होता है एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है। जब नीचे की ओर जाता है तो पत्थर जो अजीब अजीब रहता है तो कितना सुंदर लगता है देखने में, है ना। तो उसे लोग श्वेत सालिग्राम कहकर पूछते हैं। और जो क्या होता है, अपने निरंतर संघर्ष से नदियाँ जो है पत्थरों को खराद के नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही होती है, तो उसे लोग पता है क्या चीज़ कर पूछते हैं, तो सालिग्राम कहकर, याद रखिएगा। मैं लिख देता हूँ सालिग्राम, ठीक है। सालिग्राम जो है क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, कि बताइए नदियाँ जो निरंतर संघर्ष से नदियाँ जो पत्थरों को खराद कर एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है, तो लोग उसे क्या चीज़ कहकर पूछते हैं, तो सालिग्राम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, और छोटा नागपुर जो रहता है उसमें कई दर्शनीय इसमें ये है नदियाँ, पर उनमें हुंडरों का झरना निराला है। लेकिन उसमें हुंडरों का झरना एकदम बेहद खूबसूरत है, इनकी बात जितनी की जाए कम है, तारीफ यानी की, है ना। मैं जब भी रांची गया हुंडरू देखने जरूर जाता हूँ, और जब भी लेकर रांची जाते हैं तो हुंडरू जरूर देखने जाते हैं। यह झरना है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया, यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं, यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं आगाता नहीं। और ऐसा झरना है कि उनके बारे में जितना ये बात करे लिखे तो सब चीज़ कम है, इतना बेस्ट रहता है। रांची से, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है। पूछेगा रांची से पुरुलिया वाली सड़क की दूरी कितनी है, तो आपको बताना पड़ेगा 14 मील। तो मैं बताता हूँ और आपको समझाता हूँ। यहाँ पे इन सभी चीज़ों को आप नोट्स कीजिएगा बाबू, इन सभी चीज़ों को आप जरूर नोट्स कीजिएगा, ठीक है। रांची से पुरुलिया वाली सड़क की दूरी कितनी है, तो 14 मील। कितनी दूरी बाबू, 14 मील, ठीक है। रांची से पुरुलिया वाली सड़क की दूरी कितनी है, 14 मील, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपके, ठीक है। निश्चित रूप से आएगा ही, हमारे टेस्ट में जरूर आएगा, क्योंकि मैं बुक से हर एक चीज़ से आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। जैसे जैसे बता रहा हूँ सारा टेस्ट लूँगा, ठीक है। सड़क मिलती है जिससे हुंडरू पहुँचते हैं। 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुंडरू पहुँचते हैं, ठीक है। रांची से जो पुरुलिया सड़क की दूरी कितनी है, 14 मील, ठीक है। और 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है, और सड़क से उसी सड़क से जो है हुंडरी का रास्ता जो सड़क मिलता है, अब उसके बाद जिससे हुंडरू पहुंचते हैं। अब सड़क मिलती है तो उससे हुंडरू पहुंचते हैं। आप देखिए पुरुलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील है। अब पुरुलिया रोड से जो एक सड़क मिलता है तो उसकी हुंडरू की दूरी कितनी है वो बोल रहा है। तो पुरुलिया रोड से जो है, अब पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी जो है 13 मील है। यहाँ रांची से जो, यहाँ इसको मैंने बता दिया, रांची से पुरुलिया रोड की जो दूरी थी 14 मील थी, है कि नहीं है। आप कह रहा है कि पुरुलिया से हुंडरू की दूरी कितनी थी, तो मैं बता दूं 13 मील थी, ठीक है। पुरुलिया से हुंडरू की दूरी कितनी है, तो 13 मील, ये याद रखिएगा।
अब आगे है, यो रांची से हुंडरू 27 मील दूर है। अब रांची से बोल रहा है, अब टोटल जो है मिला के रांची से जब उसकी दूरी थी ना, अब आधा आधा बताया था, अब टोटल बता रहा है कि उसकी रांची से अब जो है हुंडरू की दूरी टोटल कितनी है, तो 27 मील दूर है। अब पूछे कहा एग्जाम में आ सकता है कि रांची से बताइए हुंडरू की दूरी कितनी है, हुंडरू की झरना की, तो 27 मील। 27 मील आधा आधा इसको कीजिएगा तो कितना जाता है, 26 27, यानी रांची से पुलिया रोड की दूरी कितना होगा, 14, और पुलिया रोड से हुंडरू की दूरी 13 मील, टोटल 27 हो गया रांची से, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने कहा है, साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही होना चाहिए, जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके टाइम में कि किसने कहा कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। ऐसा सकता है, यह उक्ति किसकी है, यह कथन किसका है, तो क्या बोलिएगा आप लोग, महात्मा गांधी। इसको मैं मिटाता हूँ, इसको आप लोग नोट्स करते रहिएगा, ठीक है। मेरी बातों को जरूर समझिएगा आप लोग, ठीक। और क्लास करने में आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में बताइए। सारा डाउट क्लियर आपका हो रहा है कि नहीं है जी, बताइए। मजा आ रहा है क्लास करने में। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना, साध की पवित्रता और महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। यह उक्ति किसकी है, यानी कि यह बात किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने। किसने कहा बाबू, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। हाँ, और एक आ सकता है, उसने दो बात बोली थी, महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। यह भी किसका कथन है, तो किसका, तो महात्मा गांधी जी का है, ठीक है बाबू। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। और जैसे हुंडरू का झरना जैसे उसका मार्ग, यानी कि जिस तरीके से खूबसूरत जो है हुंडरू का झरना रहता है, जिस तरीके से वो बहता नीचे, उसी तरीके से उसका रास्ता भी जब लोग जाते हैं तो एकदम बेहद खूबसूरत रहता है। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं। मैंने बोला ना, रांची से जब जाते हैं हुंडरू का जलप्रपात देखने के लिए, तो रास्ते में इतने इतने बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलते हैं, यानी मत पूछिए। सुंदर मैदान देखने को, अगल बगल में जंगल वगैरह। वहाँ थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। ऐसे जंगल दिखलाई पड़ते हैं जिनकी विविधता से शायद बाघ को भी डर लगता है। और आते हैं तो ऐसे ऐसे जंगल दिखने को मिलते हैं, इतना घंघोर की बाघ भी रहे तो उसको डर लगने लगे, ठीक है। लेखक कह रहे हैं, और बीच बीच में पहाड़ी, उस पर झाड़ी, और बीच में पहाड़ी रहता है तो उस पर पहाड़ी पे क्या होता है, झाड़ी लगा रहता है। सब दर्शनीय, सब वर्णनीय, सब एकदम दर्शनीय होता है, एकदम बेहद खूबसूरत। चूँकि महीना अगस्त का था, और महीना अगस्त के ही वक्त में क्या होता है, वो गए थे अगस्त के महीना में, गए थे हुंडरू का झरना देखने के लिए। कामदा प्रसाद जी कब गए थे, तो अगस्त के महीने में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, अगस्त के महीने में कामता प्रसाद सिंह कहाँ गए थे, हुंडरू का जलप्रपात देखने के लिए, यानी हुंडरू का झरना छोटा नागपुर में है कि नहीं। इसलिए धान की क्यारी भी नियारी हरियाली थी, और धान की खेती वगैरह भी कब होती है, तो अगस्त के ही महीने में होती है, जिसमें बरसात वगैरह होता है ना शायद। इसलिए धान की क्यारी भी नियारी हरियाली थी। बलखाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन और पत्थर की छाती चीरकर बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए, पेड़ों पर चहकती चिड़िया जिनकी चहक सुनने में आनंद आए, सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे। हवा यो डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही हो। छोटा नागपुर के निवासी, शादी के अवतार और गरीबी की मूर्ति जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है, मार्ग में यूँ खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हों। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूँ लहरा रहे थे जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही हो। अब जब रास्ते से जब आते थे ना, तो मैंने आपको बताया ना, पेड़ों पे चहकती चिड़िया वगैरह, उसकी सुरीली आवाज़ सुनाई देखने को मिलती है ना। और छोटे नागपुर के निवासी जो लोग रहते हैं वहाँ पे रास्ते में खड़े हुए हैं ना, और कह रहे हैं कामदा प्रसाद जी काम कि हम रास्ते से जा रहे थे, तो गाड़ी से हम जैसे आगे निकलते हैं तो देखते हैं कि सब जो लोग हैं ना अपने हाथ में लेके क्या चीज़ लहरा रहे होते, तो मकई का, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि जब ये कामदा प्रसाद जी काम जब जा रहे थे रास्ते से, तो छोटा नागपुर के लोग क्या अपने हाथ में लहरा रहे थे, तो आप मकई जरूर कीजिएगा। मैं लिख देता हूँ, हाँ, मकई लहरा रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों को आप समझ रहे हैं ना, इसका मैं आपको आंसर भी कराऊंगा। यानी इस चैप्टर जैसे खत्म होगा तो इसी चैप्टर का मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करा के टेलीग्राम के माध्यम से भेज दूंगा, ठीक है। आपको मैंने बता दिया ना, टेलीग्राम हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर। और इस चैप्टर से जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयारी करा के आपको और आपका टेस्ट लूँगा, ठीक है। और वो भी आपको टेलीग्राम से पढ़ा दूंगा, भेज दूंगा पढ़ाने के बाद, ठीक है।
इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास पहुँचे। एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया, और इसी तरीके से रास्ते से जब गए तो वहाँ पहुँच गए और मन ही मन में इन्होंने एक बार प्रणाम किया। किसने? कामता प्रसाद जी कामधेनु लेखक हैं। और हम लोग पढ़ते हैं, पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है। पहाड़ पर जो पानी की अजीब लीला है, जिसका मुकाबला न रामलीला करे न रासलीला, और जिसका मुकाबला कौन न करे? रामलीला न रासलीला। पानी का इस प्रकार उछलना कूदना धूम मचाना और उसकी यह आवाज़ जैसे, आप जो पानी जो होता है वहाँ पे जो पहाड़ पे जो ऊपर नीचे करता रहता है और झाड़ हुंडू के झरने से नीचे गिरता रहता है, बहुत खतरनाक आवाज़ करता है। तो किसके जैसा आवाज़ करता है? तो ये दे रहा है कि आवाज़ जैसे 10-5 हाथी एक बार चिंघार रहे हो। पानी जो गिरता है ना तो कैसा आवाज़ आता है? जैसे 10-5 हाथी एक साथ चिंघार रहे हो, पानी जो ऊपर नीचे से होता है। तो दूसरा है जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज़ कर रहे हो, यानी इतना उसका खतरनाक आवाज़ रहता है, ये उसका आवाज़ रहता है हुंडू के झरने का। और 10-5 अगर एक साथ जो है 5-10 ट्रेन की आवाज़ इंजन की करें, उसकी तरह उसी की तरह एकदम आवाज़ रहता है उनका हुंडू के झरने का पानी का। ठीक है। और है जैसे सहस्त्र नाग एक साथ फन फैलाकर फुफकार कर रहे हो, और कह रहे हैं कि कई सहस्त्र नाग, यानी एक साथ कई बहुत नाग जो है सहस्त्र एक साथ जो है ना अपना आवाज़ से जो है फैलाकर फुफकार रहे हो अपनी आवाज़ से, वैसे आवाज़ आते हैं तगड़ा वाला। ठीक है। पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसी ही आवाज़ पड़ती है। अब वहाँ जाते तो लोग पहुँचते हैं तो ऐसी आवाज़ वाले में चलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक मैंने समझाया। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगा। तो अभी तक वीडियो को प्लीज़ लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को कर दीजिए। ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है, और देखिए थोड़ा वीडियो शूट करने में क्या होता है, पंखा वगैरह बंद करना पड़ता है। ठीक है, वरना आवाज़ आ जाएगा, है ना। तो देखिए गर्मी है और आप लोग क्लास भी करा रहा हूँ। ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ाने में, आपको एंजॉय आ रहा है? बताइए। देखिए महान मंजिल पे पहुंचने के लिए महान लक्ष्य का होना जरूरी है, महात्मा गांधी ने कहा। तो आपको अगर अच्छा नंबर लाना है बाबू, अच्छा सफलता पाना है, तो आपको दिल से पढ़ना पड़ेगा, तभी अच्छा नंबर आएगा। मैं एक बार बता देता हूँ, बोलना नीचे क्लास करता हूँ क्योंकि लंबी हो जाएगी, मैं लेकिन बता देता हूँ। आदमी इंसान को मालूम है कि जो मैट्रिक वाले विद्यार्थी आप लोग हैं, आपको मालूम है कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक क्लास अटेंड करेंगे, तभी हमारा अच्छा नंबर आएगा, तभी एग्जाम में वो सारा क्वेश्चन टकरा सकता है। लेकिन फिर भी बहुत बच्चे होते हैं याद नहीं करते, न पढ़ते हैं, तो कैसे होगा बताइए। मालूम है बच्चे को कि याद करेंगे तभी हमको याद होगा, लेकिन फिर भी याद नहीं करते। बताइए क्वेश्चन ऐसा बोलते याद नहीं होता। भाई जब तक कि आप याद ही नहीं कीजिएगा तो कैसे याद होगा। एक बात होती है क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो कहानी आपको समझ में आ जाएगा, तो समझ में आ जाएगा तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, इजीली आपके माइंड में बैठा रहेगा, तो आप बता दीजिएगा। जिस तरीके से कहानी क्या होता है, जैसे आपके घर में कोई चीज़ बगल में हो गया तो लोग कोई बताया कहा क्या हुआ, जैसे आप पूछेगा क्या हुआ वहाँ पे, तो वो आपको बताएगा कि वहाँ पे ऐसे वैसे हुआ। तो आप जैसे बुक पढ़िएगा तो वही तो कहानी निकलता है कि बुक में बताया गया उसके बारे में इस तरीके से ऐसे वैसे, तो वही चीज़ को तो लिखना पड़ता है। ध्यान आप लोग नहीं देते हैं, इसलिए बच्चे लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बच्चों को ये सारी कमियां रहती है ना। चलिए पढ़ते हैं। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो बस आपको मालूम होना चाहिए हम याद करेंगे तभी हमको याद होगा, इसलिए आप जरूर याद कीजिए। ठीक है। और आपको मालूम है 450 नंबर लाना है, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। आप लोग मेहनत कीजिए, आपका जरूर आएगा नंबर, बस दिल लगा के। ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग। मेरे मित्र कहते हैं, यहाँ पे हम लोग आगे चले आए। और जब झरना देखने लगा वातावरण की पवित्रता ऐसी कि मालूम होता है मानो हम देवलोक के सम्मुख पहुंच गए। यह भी क्वेश्चन आ सकता है। वातावरण की पवित्रता ऐसी मालूम होता है कि मानो हम कहाँ पहुंच गए, किसके समीप, तो देवलोक। तो इसको मैं मिटाता हूँ, इसको आप लोग क्लिक कर रहे हैं ना, मतलब देवलोक। ठीक है। देवलोक, देवलोक बाबू। ठीक है। चलिए देवलोक। ठीक है। वातावरण की पवित्रता ऐसी मालूम होती है मानो हम कहाँ पहुँच गए, देवलोक पहुँच गए। यानी वहाँ पे जाने के बाद इतना अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। है क्या यह युग युग से पानी का आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है, और यूं एक प्रकार का यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीर कर पानी निकलता है। यानी कि कह रहा है कि युग युग से चला आ रहा है और पानी पत्थरों के बीच से आता जा रहा है, और पत्थर को चीर कर आ रहा है। कहने का मतलब यानी पत्थर के बीच से आ रहा है। एक प्रकार का यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है जिसके सामने पत्थर भी मात है। और यह एक प्रकार का कह रहा है कि पानी का प्रदर्शन है जल का, कि वो किसी को भी चीज़ को मात दे सकता है। अब पत्थर मात है, करुणा के सामने प्रेम, और करुणा के सामने किसका मात है, तो
करुणा के सामने भी इसका मात्र पत्थर मात्र करुणा के सामने और प्रेम के सामने, ठीक है। जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है और इतना बल के साथ आता है पानी तो उसी रास्ते से गुजरता है पानी, ठीक है। तो कह रहा छाती से धारा फूटती है, एक साथ निकलता है, तो पत्थर की आँख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। उस रास्ते से कह रहे हैं कि उस रास्ते से गुजरते हैं तो पत्थर का कलेजा जो है, पत्थर का कलेजा पिघल जाता है और आंसू निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ पर नदी का यह खेल है, यह नदी है स्वर्ण रेखा। देखिए ये पहाड़ पर नदी का खेल है और यह नदी कौन है? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा ही नदी से गुजर के जाती है। देखिए स्वर्ण रेखा नदी है जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे हुंड्रू का यह झरना है। क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर्ण रेखा के उद्गम स्थान से हुंड्रू के झरना की दूरी कितनी है? तो 50 मील है। तो चलिए मैं लिखता हूँ 50 मील, ठीक है बाबू। स्वर्ण रेखा नदी से नदी के उद्गम स्थान से जो है हुंड्रू के झरना की दूरी कितनी है? तो 50 मील, ठीक है। और स्वर्ण रेखा नदी से होकर गुजरती है, वहाँ वो पानी जाती है हुंड्रू के झरना के पास। आगे पढ़ते हैं। और स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंध एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूछेगा कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? बंगाल की खाड़ी से। कौन कौन जिला से होकर? तो धनबाद, ठीक है, रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर होते हुए कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा जो नदी है कहाँ से होकर कहाँ जा गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो इसको मिटाता हूँ। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। यही सब आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे हट के थोड़ी नहीं आने वाला है। मैं आपको जो बता रहा हूँ सारा के एग्जाम में आएगा, बस आप तो क्लास अटेंड कीजिए एकदम मज़ा से, ठीक है। बंगाल की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, और नदी जो पहाड़ को पार करने की चेष्टा में जो पहाड़ पर चढ़ती है तो वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती है, और जब चढ़ता है ना तो हर एक रास्ते से जो है धाराएं अलग हो जाती है, तो बहुत सारा रास्ता हो जाता है। और जब सबकी धारा एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। यही झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। और जब अविचित्र होकर अलग पानी जब अलग होकर जाता है और एक जगह से होकर नीचे गिरता है तो इसे ये विचित्र कहता है कि विचित्र जो है इसका दृश्य होता है, और ये उतना ऊंचा से नीचे गिरता है, और इसी को यही झरना है हुंड्रू का झरना। इसकी ऊंचाई कितना है? 243 फुट। याद रखिएगा, आप एग्जाम में पूछेगा हुंड्रू की झरना कितनी दूरी है? हुंड्रू की झरना की ऊंचाई कितनी है, दूरी कितनी है? तो आप जवाब दीजिएगा 243 फुट। सीधा जवाब दीजिएगा हुंड्रू की झरना की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। यानी हुंड्रू का झरना कितना ऊंचा है? तो 243 फुट, ठीक है। हुंड्रू की झरना की ऊंचाई कितनी है? तो 243 फुट बाबू, ठीक है। 243 फुट ऊंचा है हुंड्रू का झरना, मैंने आपको पहले बता दिया था। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पीस कर पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि देखिए इतना ऊपर से पानी गिरता है तो सफ़ेद चूर्ण की तरह पानी लगभग करेगा। कई कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुनकर ऊंचे बैठा हुआ गल्ले को नीचे गिरा रहा है। यानी वैसे लग रहा है कि कोई रुई वगैरह नहीं धुनता है, रजाई वगैरह बनाने वाला तो गिनता है, अपना धुलाई कर रहा है, उस तरीके से नहीं फेंकता है तो उजला लगता है। तो उसका एग्जाम्पल दे रहा है, उसकी तरफ पानी लगता है। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था। बचपन के वक्त में फेरी वाला मिठाई लेकर आता था कि नहीं? जो रास्ते से साइकिल वगैरह से वो लाल कलर का, वही बोल रहा है। तो उसका रंग लाल होता था जो लेके आता था फेरी वाला। तो कोई पैदल भी आता था तो उसका कलर क्या होता था? लाल। जो थैला वगैरह में पैक होता था, है ना, तो 5 या कुछ रुपया का देते था, 5-10 रुपये का। अब तो महंगा हो गया होगा, अब कम आता भी होगा। वैसे ही लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। और वैसे ही जो है उजला पानी लेकर जो बोल रहा है पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है उसका पानी, ठीक है। और कहीं कहीं बीच में चट्टाने पर जब प्रबल धारा गिरती है, यानी प्रबल धारा एक साथ अधिक, तो संघर्ष से और उसके संघर्ष से जो होता है इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन आ सकता है, ये पानी जब चट्टानों पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से कैसा रंग उत्पन्न होता है? तो इंद्रधनुष। कैसा बाबू? इंद्रधनुष, ठीक है। इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा।
आप क्लास ले ना, आप क्लास लेके देखिए मेरी पूरी, देख लीजिएगा, आपका एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपके पूरे बुक से, क्योंकि मैं आपको इतना ज़बरदस्त समझा रहा हूँ, है ना। तो आपका सब्जेक्टिव भी करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव भी करा रहा हूँ, और एकदम मस्त तरीके से आपका क्लास भी करा रहा हूँ। क्या क्लास लंबी हो रही है, लेकिन आपका एक डाउट क्लियर हो रहा है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की यह लीला स्थली है, और चारों तरफ जंगल है और जो है पहाड़ के बीच में यह प्रकृति की लीला स्थली है, यानी हुंडू का झरना जो है बीच में है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की क्या है, क्या जवाब दीजिएगा। तो इसको मैं मिटाता हूँ, क्या मिटाऊँ, सबको लिख लीजिएगा मैं टॉपिक करके। तो लीला स्थली मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लीला स्थली। लंबी क्लास तो हो रही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ बाबू, समझ में आ रहा है ना। तो समझ में आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आप ऐसे ही पढ़ाइए, आप बोलिएगा तब मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा। वरना बहुत बच्चे को तकलीफ होती है कि सर इतना लंबा क्लास है, नहीं कराइए, शॉर्ट में बताइए। तो मैंने कहानी के माध्यम से आपको बताया था ना, उसी तरीके से बता दूंगा, जैसे और भी लोग बताते हैं तो वैसे बता दूंगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे हर एक चीज़ आपका डाउट क्लियर हो रहा है। 20 से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं उन सभी को मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या आपको क्लास अच्छी लग रही है क्या, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए, कमेंट कीजिएगा कि सर आप ऐसे ही क्लास कराइए। तो दोस्तों आपको ऐसे ही बताना है कमेंट करके, ठीक है। आपको वीडियो कैसे लगी, ठीक है। तो चलिए आप लिखिएगा जरूर, ठीक है, कैसे वीडियो बनाइएगा सर। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, और जो झरना है ना उसका जो है जंगल जो एक ओर रांची में है और एक ओर जंगल हजारीबाग में। मैंने आपको बताया था, शुरू में ही मैंने बता दिया था आपको, है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मेरे बात पे आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था ना, झरना का एक ओर का जो जंगल कहाँ है, रांची में, और दूसरा हजारीबाग में। देखिए झरना के एक ओर का जंगल कहाँ है, रांची में। ये आपके एग्जाम में आ सकता है बाबू, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, और ये आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइम में भी क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, ठीक है। झरना का एक और कहाँ है, रांची में, और एक और जंगल जो है, जंगल किसके ओर है, हजारीबाग के। कहाँ है बाबू, हजारीबाग के। यही सब तो आप एग्जाम में पूछा जाने वाला है, हजारीबाग, है ना, हजारीबाग देख लीजिए, ठीक है। तो झरना का एक और जो जंगल है, जो हुंडू का जलप्रपात है, उसका एक और रांची में है, दूसरा कहाँ है, हजारीबाग में। ठीक, यहाँ तक क्लियर। फिर आगे हम बढ़ते हैं, चलिए। एक ओर का जंगल हजारीबाग में और बीच में झरना बह रहा है, और बीच में झरना बह रहा है, मानो उसका यह संदेश हो कि वह सबके लिए, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह न रांची का, न हजारीबाग का, बल्कि सबके, यानी क्या कहना है कि हम सबके लिए, यानी कि हजारी का नहीं तो हजारीबाग का, यानी रांची या हजारीबाग के लिए स्पेशल मैं नहीं हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर से उतर रही है, और धीरे धीरे जो होती है ना, झरने के बगल में से 1 इंच जो है मोटी एक धारा, 1 इंच मोटी झरने के ऊपर से, देख लीजिए, बड़े झरने के बगल में, वहाँ बड़ा भी झरना है, बहुत गिर रहा है, बड़ा झरना है ना, उसके बगल से 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से क्या हो रही है, नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर उतर रही है, जैसे महादेव पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो, दूध चढ़ा रहा हो। ये सब यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है झरने के बगल से कितनी मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों से उतर रही है, तो कितनी, 1 इंच मोटी, ठीक है, 1 इंच मोटी लिख देता हूँ, 1 इंच मोटी, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे जहाँ घनघोर धारा गिरती है वहाँ पानी करीब 20 फुट ऊपर उछलता है, और जैसे ही जो पानी नीचे गिरता है ना सब मिलके, तो कितना फीट ऊपर उछलता है, 20 फीट ऊपर उछलता है, याद रखिएगा। इसको मैं मिटाऊँ, चलिए। पानी जब नीचे गिरता है तो मालूम है कितना फीट ऊपर उछलता है, नीचे जहाँ घनघोर धारा यानी कि पूरा एक साथ गिरता है तो पता कितना है, जो नीचे गिरता है ना पानी, तो 20 फीट ऊपर पानी उछलता है, कितना ऊंचा होगा ना, इतना खतरनाक धारा होता है। तो 20 फीट ऊपर, 20 फुट याद रखिएगा, हो जाएगा। पानी कितना ऊपर उछलता है, हुंडू के जलप्रपात जब पानी नीचे गिरता है तो कितना फीट ऊपर उछलता है, कितना फुट, तो 20 फुट याद रखिएगा, है ना, 20 फुट, फीट नहीं फुट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लगता है
पत्थर को चीर कर आने वाली पानी का स्वागत करने और उसको कंठहार पहनाने के लिए नीचे से पानी दौड़ता है। बताइए, इतना अच्छा बात है। लगता है कि पत्थर को चीर कर आने का स्वागत करने और उसका कंठहार पहनाने के नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है, ऊपर से नीचे दौड़ता है। आइए, मेरे मित्र कहते हैं, यानी कामदेव प्रसाद जी का दोस्त हैं, कहते हैं शिव जी की बारात शायद इसी रास्ते से गुजरी थी, यानी कह रहे थे कि शिव जी की बारात भी इसी रास्ते से गुजरी थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाँ, उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पासा का प्रबंध किया था। वहीं गुलाब पासा शाश्वत होकर अभी भी झगड़ कर रहा है। यानी उस रास्ते में जो गुलाब पासा जो एकदम सुहाना जंगल रहता है, तो स्वागत के लिए आदमी सब नहीं होता, वही का स्वागत बोल रहे हैं कि था, और अभी भी लोगों का करता ही है। स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। स्वयं जो है झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है उसका रास्ता। ठीक है, हुंडू के जलप्रपात का। झरने के आगे का घाटी का दृश्य पहाड़ों के बीच, अब देखिए झरने के आगे का दृश्य बोल रहा। ठीक है, पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, और पहाड़ों के बीच एक नदी सी पतली बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा, वैसे थर्मामीटर नहीं होता एक पतला पारा वैसा। ठीक है, आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है, और आगे भी जो है हुंडू के जलप्रपात के आगे भी पानी जो जाता है पहाड़ से आगे, तो वहाँ भी एक मालूम होता है पहाड़। ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानू, है ना। इस तरीके से लगता है कि ललकार रहा है पहाड़ पानी को, तो पारी कर देता है, ललकारता है, तो है ना, कि यहाँ से तुम किस प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानूं। यहाँ पर नदी यूँ दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लाकर उस पर झाड़ी उगाई हो, और नदी वहाँ पे ऐसे यानी कि नदी ऐसा दिखाई देता है यहाँ पे जो नदी के इर्द गिर्द जो है पत्थरों का अंबार लगा, इतना पत्थर वगैरह रहता है, और झाड़ी उगाई गई है वहाँ पर। इसलिए प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ। यानी ये मनुष्य के बस की बात ही नहीं है, इतना बड़ा जंगल बनाना, इतना खतरनाक जंगल है, ये मनुष्य की बस की बात ही नहीं है। सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है, और सैकड़ों वर्ष भी आदमी को लग जाए तो ऐसी शोभा, इतनी खूबसूरती जो है कभी भी सृष्टि में ऐसा नहीं बन सकता है। इस तरीके से उन लोग का झरना का आगे का दृश्य वगैरह भी है। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे है, और उसके सारे हम भी कई बार नीचे गए। पगडंडी मतलब रास्ता होगा। नीचे जाकर हम निमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आंखों को प्यास बुझा रहे हैं, और अपनी आंखों से यह शोभा जो है नज़ारा उसको देखते हैं और प्यास बुझाता है। यह शोभा, यह छट्टा और यह दृश्य, यह इतना बड़ा प्रपात जहाँ 243 फुट से पानी नीचे गिरता है। इतना बड़ा जल प्रपात है हम लोग जानना कि कितना फीट से पानी नीचे गिरता है, 243 फुट, है ना। मैंने लिख रखा है ना 243 फुट। ठीक है, पानी नीचे गिरता है हुंडू के झरना से। बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंडू की शोभा बिखर जाती है, और बीच बीच में जो चट्टानों की जो होता है ना वजह से हुंडू की शोभा थोड़ी सी बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए, कुछ पानीपन जो है ना वहाँ से गिरता है, तो पीलापन लेते हुए और यो सरसराता हरहराता गिरता है, और कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। जिन्हों में यहाँ पानी गिरता है बिल्कुल सफ़ेद है, जब जैसे पानी गिरता है एकदम सफ़ेद होता है, और यहाँ भयंकरता भी उसमें नहीं है, और यहाँ उतना भयंकरता भी उसमें नहीं है। वह माधुर्य और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आगे सृष्टि करता है, जिसका धुआं बराबर ऊपर उड़ता रहता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। हुंडरू का जो पानी किसकी तरह चक्कर काटता है, तो सांप की तरह। ठीक है, हुंडरू का पानी किसकी तरह बाबू चक्कर काटता है, तो सांप की तरह। हुंडरू का पानी किसकी तरह चक्कर काटता है, तो सांप की तरह चक्कर काटता है। कहीं हरिन की तरह छलांग, और ये पूछेगा हुंडरू का पानी किसकी तरह छलांग मारता है, छलांग लगाता है या भरता है, तो हरिन। इसको हम लोग हिरन बोलते हैं ना, हिरन को हरिन कहते हैं। ठीक है, हरिन की तरह हुंडरू का पानी छलांग भरता है। और कहीं बाघ की तरह गरजता है, यही पूछेगा हुंडरू का पानी किसकी तरह गरजता है, तो बाघ की तरह। किसकी तरह बाबू, मैं इसको मिटाऊं या इधर लिखता हूँ, बाघ की तरह गरजता है हुंडरू का पानी। बाघ की तरह हुंडरू का पानी गरजता है, सांप की तरह चक्कर काटता है हुंडरू का पानी, और हुंडरू का पानी हरिन की तरह छलांग भरता है ना।
उस जगह इसका रूप बहुत विशाल है, जहाँ पे गिरता है वहाँ पे उसका रूप का बहुत विशाल है और भयंकर हो गया है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए इसका पता मिलना मुश्किल है। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। उसका जो पानी नीचे गिरता है तो उसको देखने के लिए दर्शनार्थी जो होते हैं बहुत बहुत दूर से वो आते हैं देखने के लिए, ठीक है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देखिए, अब खत्म होने वाला चैप्टर बस कुछ मिनट में खत्म हो जाएगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा है पढ़ाने में गाइस। आप लोगों को पढ़ते हैं हम लोग, यानी बच्चे स्टूडेंट है ना। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवा दिया गया। पूछेगा यानी हुंडरू के झरना के पास क्या बनवा दिया गया है, तो एक बंगला किसकी तरफ से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से। तो पूछ सकता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से हुंडरू के झरना के पास क्या बनवा दिया गया है, तो एक बंगला, ठीक है। बंगला है बाबू, ठीक, देख लीजिए बंगला, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ भी अभाव है और ये वहाँ जो है ना हुंडरू के झरना के पास यानी छोटा नागपुर में खाने पीने का अभाव है। हुंडरू प्रपात की भी यानी कि बहुत कम मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है। हुंडरू प्रपात की भीड़ और चीज़ों का अभाव देखकर ख्याल आया कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यावहारिक हैं। अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा झरना होता तो वहाँ के लोग इसके पास दुकान वगैरह सजाकर अपने लिए आए और दूसरे के लिए सुविधा की व्यवस्था कर देते। कहना है कि अगर ऐसा जो है हुंडरू का झरना कहीं दूसरी जगह होते ना तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो अपना दुकान वगैरह के एकदम कमाते वगाते और जो दूसरे लोग बाहर के उनको कमाने का मौका देते हैं। इतना सही बात है, काफ़ी ज़बरदस्त होता ये चीज़ है ना, लेकिन वो लोग किस्मत में नहीं था। दैनी हुंडरू किस युग से किस महाकवि की वाणी, किस संगीत की स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदिन ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण बह रहा है, यह कह सकना असंभव है। यानी कि ये किस युग से पानी बह रहा है ये किसी के लिए कहना असंभव है, किसी को मालूम ही नहीं है। पत्थर का अंतस्थल जैसे पिघलकर बह रहा है वैसे यदि मनुष्य का अंतर जैसे पत्थर का जो है अंतस्थल अंदर का जो है पिघलकर बह रहा है ना, वैसे यदि मनुष्य का अंत द्रवित होकर बहने लगे तो संसार से कलह कपट स्वार्थ और छीना झपट खत्म हो जाएगा। उस तरीके से इंसान के अंदर से अगर बुराई वगैरह खत्म हो जाएगी ना, किसी के लिए जो भी चीज़ है वो खत्म हो जाए तो पूरा संसार एकदम ठीक हो जाएगा और छीना झपटी सबका अंत हो जाए, किसी के पास लालच नहीं रहेगा। विशाल झरना झर रहा है और एक वह भी पत्थर जिस पर न जाने किस युग से पानी की यह धारा गिर रहा है। यानी विशाल झरना बह रहा है लेकिन एक युग भी है, किस युग से ही पानी उस पत्थर पर धारा गिर रही है, ठीक है, या झर रहा है। और एक वह भी पत्थर है जिस पर न जाने किस युग से पानी की यह धारा गिर रही है, वह पानी गिर रही है पर वह जरा भी विचलित नहीं होता, यानी कि घबराता नहीं है। ज्यों का त्यों खड़ा है, जीव का त्यों वहीं पर खड़ा है, घिसकता भी नहीं, धंसता भी नहीं, खिसकता भी नहीं। इस तरीके से आपके जीवन में कितना ही परेशानी आए तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, लक्ष्य आपको जरूर प्राप्त होगा। देखिए भगवान भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हम तो उसमें सपोर्ट करेंगे, आपके लिए जितना मेहनत उतना करेंगे, लेकिन आप इतना मेहनत कीजिए कि आपका 450 प्लस नंबर आए और 450 प्लस के लिए मेहनत जरूर कीजिएगा, जरूर ना जरूर आपका 350 प्लस 400 प्लस नंबर जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन मेहनत कीजिएगा, तब मेहनत करने वाले को जरूर सफलता मिलती है और आप मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। मेहनत करिए आप लोग, ठीक है। पैटर्न आपको तो बदलिए कि आपको मालूम है ना शिक्षा का आप 60 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, लेकिन कोरोना फिर से आ रहा है तो देखिए कहीं स्कूल कॉलेज वगैरह बंद होगा तो फिर से सब कर दें, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जरूर मेहनत करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद जो VVI ऑब्जेक्टिव होगा उसके PDF के लिए टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो और चैप्टर छूट गया है तो वीडियो को प्ले लिस्ट में जाए ना, वीडियो को प्ले लिस्ट में सभी चैप्टर का लिंक दिया हुआ, जाके देख लीजिएगा और उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब देख लीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्त वगैरह को भेज दीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए पढ़ते आगे। 243 फुट का यह प्रपात निराला है, सुंदरता यहाँ साकार हो गई है और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई है। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, इतना बेस्ट रहता है इसका शोभा की कभी पुरानी नहीं पड़ती। और धन्य प्रपात जो सदा एक सा बह रहा है, यानी हमेशा से बह रहा है। अविरल और अविचल दोनों का उदाहरण यहाँ एक बार में ही उपस्थित है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, जो दान देता है वो गुमान अपना में करता है कि हमने इसको इतना दे दिया, ठीक है। पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है, यानी अभिमान नहीं है खुद पे। यानी सदियों से कितना पानी है दान कर चुका है दूसरे नदियों के माध्यम से, है ना, कितना, लेकिन अपने आप में कभी दान नहीं करता, ठीक है। तो ये अभिमान नहीं करता, दान तो करता ही है।
अंधे आवाज़ सुन ले तो प्रवाह का अंदाज लगा ले, और बहरे प्रवाह देख ले तो आवाज़ का अंदाज लगा से कितना हो सकता है। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, समुद्र जो होता है गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो यह हुंडरू अपनी चपलता के चलते मशहूर है, अपने मशहूर के लिए अपने शोभा के चलते मशहूर है। किंवदंती यह है कि, आप देखिए खत्म हो गया, 2-3 लाइन है। किंवदंती यह है कि हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है। पूछ सकता है कि बताइए किंवदंती यह है कि हुंडरू से कितनी दूरी पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा, पूछ सकता है। देखिए मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, नोट कर रहे हैं ना आप लोग। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए हुंडरू से कुछ दूरी पर कितनी मील दूरी, हुंडरू से यानी किंवदंती जो है, किंवदंती यह है कि हुंडरू से कितनी मील दूरी पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा, यानी कि पहाड़, तो कितनी मील, तो 7 मील, ठीक है, 7 मील दूरी पर एक प्रपात देखा है कुछ लोगों ने, ठीक है, जो इससे कई गुना बड़ा है। जो हुंडरू का जलप्रपात है उससे कई गुना बड़ा है पहाड़ से, पर वहाँ जाने का रास्ता इतना बीहर घंघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। आएगा वहाँ, लेकिन पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ इतना घंघोर जंगल वगैरह है कि सबको डर लगता है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहाँ तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। बात सही है तो वहाँ सही बात कर देना चाहिए, जैसे लोगों को मालूम चल जाए, वहाँ भी जाए घूमने के लिए, है ना। जो भी हो, हुंडरू दर्शनीय है, इसकी याद भूलने की नहीं। कितने दिन गुजर गए लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रहा है, यानी वहाँ गए तो वहाँ की याद आ रही, कभी होता है ना एकदम अजीब सा लगता है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अब चैप्टर खत्म हो गया तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये खत्म हो गया ना, तो अब इसका एकदम VVI ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का जितना बनेगा उतना मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। उसका जरूर क्लास लीजिएगा, उसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव भी होता है, उसके लिए PDF लेने के लिए आपको तो टेलीग्राम ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और जितने भी चैप्टर बच गए हैं उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो उम्मीद है आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई। तो इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहे, हमारी क्लास अटेंड करते रहे। हमारे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी मिल जाएगा वो, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।